महोदय प्रणमामि। प्रणामाः सर्वे। नमो नमः महोदय, प्रणमामि। नमो नमः महोदय। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः महोदय। अपोजिट डॉक्टर जाता भवन्तः किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अधुना सर्वे श्रान्ताः सन्ति। न महोदय, एवं नास्ति। नास्ति न तथा नास्ति महोदय। भवान् अयोध्यायां गतवान् अस्ति? जी जी। बहु सम्यक्। कार्यक्रम साक्षी आसीत् प्रत्यक्षरूपेण। बहु सम्यक्। न तस्मिन् पूजास्थले गन्तुं न शक्तवान्, तत्र अनुप्रवेशः न आसीत्। हाँ, तत्र तु भवान् सर्वयां स्नानं तु कृतवान्। आं, तत्तु कृतवान्। अभवत् पूर्णं जातम्। परन्तु तत्र आकर्षणानां परन्तु तत्र बिहारस्य आसीत्। जी बिहार आसीत्। जी जी जी। तत्र यः डीएम अस्ति, तत्र डीएम कथ्यते कलेक्टर। जी 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 जी। सः बिहारस्य, डीसीपी बिहारस्य। जी जी जी। पुनश्च यः अर्चकः आसीत्, पूजां कारितवान्, सः अपि बिहारस्य अस्ति। बिहारस्य। पुनश्च यः तत्र मोदक वितरणम् अभवत्, तदा महावीर मंदिर न्यासस्यैव आसीत्। जी 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 जी। तत्र राम जन्मभूमि पार्श्वे एव, पार्श्वे नहीं, एकं केवलं बाउंड्री एकमेव अस्ति। जी 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 जी। तत्र अस्ति अमावा मंदिर इति। जी जी जी। अमावा मंदिर तस्य यत् या समितिः अस्ति, निखिल विकास समिति, तत्र अहं सदस्योऽस्मि। जी 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 जी। मोदक वितरणं यद् भवति, जी, तत् समित्या निर्णयः जायते, तदनन्तरं कार्यं प्रचलति। जी 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 जी। तदर्थं मध्ये यदा लॉकडाउन जायमानम् आसीत्, जी, समये अहं तु शल्यक्रियामपि कारितवान् आसं नेत्रस्य। जी। तथापि तस्यां स्थितौ एव पाटलिपुत्रे अस्माकम् एतदर्थं बैठक आसीत्। जी जी जी। गतवान् आसं, विमानेन गतवान्, विमानेनैव आगतवान्। यतोहि तस्मिन् समये रेलयाने सम्यक् नासीत् मत्कृते। जी जी जी। तत्र निर्णयः जातः आसीत् कथं केन प्रकारेण तत्र सम्प्रति ततः एव प्रतिदिनं प्रायः 1500 जनाः निःशुल्करूपेण भोजनमपि कुर्वन्ति। जी 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 गुरुजी। सा व्यवस्था अपि अस्माकं या संस्था अस्ति, जी, वस्तुतः आचार्य किशोर कुणालः, यः महावीर मंदिर न्यासस्य सचिवः अस्ति, जी, तस्याः संस्थायाः अपि सचिवः अस्ति। सः तु तत्र आसीदेव। जी, सः आसीत्। तर्हि तस्यैव प्रयासेन एतत् सर्वं जायते। जी 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 जी। यदा अहं प्रतिकुलपतिः आसं दरभंगायां, तस्मिन् समये सः कुलपतिः आसीत्। जी। तर्हि अधुनापि अस्माकं सम्बन्धः तथैव विराजते। जी। सः यदा अयोध्यायां प्राप्तवान्, तदा मया सह वार्तां कृतवान्। जी। सः उक्तवान् यत्
अग्रिम उपवेशनम् अस्माकं भविष्यति तत्रैव अयोध्यायां। जी 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 तु गमनागमनं निषिद्धमेव अस्ति प्रायः। जी। भवतु आगच्छतु महोदय, स्वागतम्। भवतु अधुना कार्यक्रमस्य आरम्भः भवेत्। जी प्रकृतिविषयम् अनुसरामः। आं महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। ह्यः पर्यन्तं अस्माकं सप्तदिवसीय संस्कृतसप्ताहः जातः। इदानीम् अद्य आरभ्य पुनः या दशरूपकस्य कक्षा भवति स्म पूर्वं तथैव अद्य आरभ्य अपि दशरूपकस्य कक्षा पुनः भविष्यति। एतेषां गुरूणां महोदयानां सान्निध्ये एव। अतः अस्याः दशरूपकक्षायाः प्रारम्भे मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहम् अद्य श्रीमतः जगदम्बाप्रसाद महोदयान् सादरं निवेदयामि। एते महोदयाः सम्प्रति एभिः महोदयाः वयं तु परिचिताः आस्म, तथापि परिचयं कारयामि। एते महोदयाः सम्प्रति रांची विश्वविद्यालय रांच्यां शोधछात्राः सन्ति। पुनः सम्प्रति उत्तरप्रदेशे एव स्वकीये गृहे गोण्डा जनपदे ततः एव महोदयाः इदानीं संयुक्ताः सन्ति। पुनः महोदयानां काव्यमपि भवति। महोदयाः काव्यमपि कुर्वन्ति, कविरूपेण अपि सन्ति एते महोदयाः। अतः इदानीम् अहं श्रीजगदम्बाप्रसाद महोदयं मङ्गलाचरणार्थं निवेदयामि महोदय। धन्यवाद पप्पू महोदय, भूयो भूयः धन्यवादः। अहं नलचम्पू ग्रन्थस्य यत् मङ्गल मालिनी वृत्तो विरचितं यत् मङ्गलाचरणमस्ति तदेव अद्य गायामि। जयति गिरिसुताया कामसन्तापवाहिनी पुरशिरसनिसेकाश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः तदनुज विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनाम् असकृदमृतबिन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासः। धन्यवाद महोदय, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणमामि। बहु शोभनम् इदम् अयं श्लोकः अपि अस्ति। भवता गायनमपि सम्यक् रूपेण कृतम्। अतीव शोभनम्। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। आं धन्यवादः महोदयः। इदानीं दशरूपकक्षायाः आरम्भनार्थम् अहम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते तस्य दशरूपकस्य अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि महोदय। वस्तुतः सम्प्रति तु 7 दिनानां विरामः जातः दशरूपकक्षायाः कृते। अतः एव चिन्तयामि यत् पुनः विरामः भवेत्, यतोहि द्वयोः जिज्ञासाद्वयम् आसीत्। भारती द्विवेदिनः एका जिज्ञासा आसीत् प्रतीक विषये, पुनश्च राम अचल यादवस्य आसीत् मुद्रा राक्षसस्य नायकत्व विषये। तर्हि द्वयोः जिज्ञासयोः समाधानं भवेत्, तदनन्तरं पुनः दशरूपकं भविष्यति। किम्? आं महोदय। नहीं, भवान् कथयति परन्तु अन्य तदेव भवेत्। भारती जी। आं महोदय, धन्यवाद। तर्हि कः विषयः पूर्वं भवेत्? यतोहि अहं पुस्तकद्वयं नीत्वा अद्य उपविष्टोऽस्मि। मम स्मरणे आसीत् यत् इत्थं जिज्ञासाद्वयम् अस्ति। प्रतीकं भवेत्, पूर्वं प्रतीकं भवतु। तर्हि प्रतीकविषये मया डीलिट् कृते यः शोधप्रबन्धः अस्ति तत्र अस्य विवेचनम् अस्ति। वस्तुतः इदं कार्यं
वर्षैः कृतम् बहु समयं दत्त्वा इदं कार्यं कृतवान् यतोहि दीलित् इत्यस्य कुत्रापि प्रोन्नति इत्यादि दृष्ट्या पॉइंट्स न भवन्ति परन्तु इदं कार्यं मम मनसि आसीत् यत् सम्यक् रूपेण पूर्णतया परिश्रमं कृत्वा करोमि अत एव बहु अध्ययनानन्तरं मया इदं कार्यं कृतं पुनश्च कदापि मया उक्तम् आसीत् यत् अहं कदापि वारद्वयं न लिखामि एकवारमेव लिखामि भवतु तत्र पुनः अध्ययनं करोमि पठनं करोमि यत्र तत्र अशुद्धया अथवा किञ्चित् परिवर्तनं करणीयं भवति तत्र परिवर्तनं करोमि परन्तु इत्थं नास्ति यत् रफ् रूपेण पूर्वं लिखित्वा पुनः फेर् करोमि इत्थं न करोमि अत एव इदं सर्वं मया एकवारमेव लिखितमस्ति अस्य वाचनम् एतदर्थमपि अहं करोमि यत् भवन्तः अपि अनेन प्रेरणां गृह्णीयुः इत्थं नास्ति यत् भवन्तः सम्यक् रूपेण लेखनं न कुर्वन्ति इति परन्तु तथापि इत्थं तु अस्ति एव यत् अहं ज्येष्ठः अस्मि यावन्तः अत्र जनाः उपविष्टाः सन्ति संयुक्ताः तेषु अहं वयसा तु न्यूनं ज्येष्ठः अस्म्येव अत एव मम ज्येष्ठत्वस्य अनुभवं प्राप्य भवन्तः कार्यं कुर्वन्तु इति अहं वक्तुम् इच्छामि अत एव यत् अहं कथयामि अथवा वाचनं करोमि तस्य ध्यानपूर्वकं भवन्तः श्रवणं कुर्वन्तु इति यतोहि कुत्र केन प्रकारेण किं योज्यते कुत्र किं करणीयं शोधकार्यादिषु किं केन प्रकारेण करणीयम् इति एषः विषयः मया प्रतिपादितः अस्ति इति तर्हि प्रतीक विषये मया विवेचितमस्ति हिन्द्यामस्ति अत एव भवतु नाम अत्र अस्ति सर्वप्रथमं मया लिखितमस्ति प्रतीक का स्वरूप इति पुनः प्रतीक योजना के कार्य पुनः भारतीय साहित्य में प्रतीक योजना अनेन प्रकारेण अत्र अध्याये तस्य विभाजनं कृतमस्ति तर्हि प्रथमं विभाजनमस्ति प्रतीक का स्वरूप संप्रति समालोचना जगत में प्रतीक अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप में अभिव्यक्त करने की विधा को कहा जाता है अमूर्त पदार्थस्य मूर्त रूपेण यत् अभिव्यंजनं भवति तदेव प्रतीकम् इसके द्वारा अप्रस्तुत वस्तुओं को अभिव्यक्त किया जाता है अथवा उनका परिज्ञान कराया जाता है यूं संस्कृत में प्रतीक का अर्थ आधुनिक अर्थ से तनिक भी मेल नहीं खाता है अमर कोश में अमर सिंह ने इसे अंग का पर्यायवाची स्वीकार किया है तरी अर्थ भिन्न अथवा इसके प्रतिकूल अर्थ का द्योतक माना अथवा इसे प्रतिकूल अर्थ का द्योतक माना है लेकिन शब्दस्तोम महानिधि में इसका अर्थ अंग के साथ साथ प्रतिरूप और विलोम के लिए भी रखा गया है इसका प्रतिरूप अर्थ कुछ
आलोचना जगत के अर्थ में अर्थ से साम्य रखता है। अत्र अधः ये संदर्भा सन्ति तेषाम् उल्लेखः अपि अस्ति। यथा अमरकोशे अस्ति अंगम प्रतीको व्ययो अपन घनो, तत्रैव अस्ति प्रतिकूले प्रतीकस्त्रिस्वेके स्त्रिस्वेक देशे पुंस्ययम्। शब्दस्थो महानिधि मध्ये अस्ति इसका प्रतिरूप अर्थ कुछ कुछ आज के आलोचना जगत के अर्थ से साम्य रखता है। हिंदी विश्वकोश में अंग अर्थ के साथ साथ पता, चिन्ह या निशान अर्थ भी रखा गया है। चिंतयतु कुतः कुतः सामग्री नाम संकलनम भवेत्, प्रतीक विषये कुत्र कुत्र किम उच्यते तेषां सर्वेषां अत्र मया संकलनम कृतमस्ति। परंतु ये सभी अर्थ उस भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं जो इसका प्रतिपाद्य है। प्रतीक वस्तुतः अंग्रेजी के सिंबल शब्द का अनुवाद है, जिसको स्पष्ट करते हुए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा गया है। चिंतयतु यत् इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका मध्ये किं सिंबल यस्य कृते लिखितमस्ति तदप्यहम् अत्र स्वीकृतवान् अस्मि। तत्र लिखितमस्ति the term given to a visible object representing to the mind the resemblance of something which is not shown but realized by association with it. अयं शब्दः तस्य प्रतिपादनं करोति यः तत्र अस्ति नहीं, परंतु अनेन तस्य महोदया किञ्चित् आनीतवती भक्षणार्थं भवतु। लेकिन सूक्ष्मतया विचार करने पर हम पाते हैं कि अंग्रेजी का सिंबल शब्द वह अर्थ द्योतित नहीं करता है जो प्रतीक अर्थ व्यक्त करता है। आज प्रतीक शब्द का व्यवहार अंग्रेजी के एलेगोरी शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है। अर्थात चारण काठिन्यं जायते तर्हि मया उक्तमस्ति यत् सिंबल इत्यस्य बोधकः प्रतीक शब्दः नास्ति, अपितु एलेगरी इति शब्दस्य बोधकः अस्ति प्रतीक। फिर भी यह तथ्य है कि कोई भी शब्द किसी शब्द का पूर्णतया पर्याय नहीं हो पाता है। एतस्मिन् से अहं पूर्वमपि उक्तवान् अस्मि, कोऽपि शब्दः कस्यापि शब्दस्य पर्यायवाची रूपेण न भवति। पूर्णतया स एव अर्थः अन्यस्मिन् शब्दे न आगच्छति। सभी शब्दों में कुछ विशिष्ट अर्थ को रूपायित करने की शक्ति होती है और यही स्थिति है प्रतीक शब्द की भी। एलेगरी का अर्थ करते समय विद्वानों ने प्रतीक के अतिरिक्त कई अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया है। एबी कीथ के संस्कृत नाटक का हिंदी रूपांतर करते समय डॉक्टर उदय भानु सिंह ने एलेगोरिकल ड्रामा को साध्यवसान नाटक कहा है, परंतु यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उन्होंने एलेगरी के लिए साध्यवसान अर्थ क्यों दिया। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने इस प्रकार के नाटकों को सांकेतिक और एवं अन्योक्ति शैली की रचना स्वीकार किया है। ऐसा विद्वानस्ति हिंदी नाटक नाट्य साहित्य का इतिहास इति पुस्तके इदमस्ति। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इस प्रकार के नाटकों को प्रतीकात्मक या भाषात्मक नाटक कहा है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास इत्यस्मिन् पुस्तके इत्थं
केवलम एतावन्मात्रायामेव लेखनार्थं मया दशाधिकाः ग्रंथाः अवलोकिताः सन्ति। डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने उन्हें रूपक नाटक माना है। सा लिखती, इसीलिए प्रबोध चंद्रोदय न संकेत, न अन्योक्ति और न प्रतीक शैली में है, वरन अमूर्त तत्वों की मूर्त कल्पना का आरोप पात्रों में होने से रूपक शैली में है। रूपक शैली की नाटकीय योजना होने से यह एक रूपक नाटक है। सा लिखती सरोज अग्रवाल महोदया यत् प्रबोध चंद्रोदय नाटकम रूपक नाटकम अस्ति। तो डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी ने रूपक कथात्मक नाटक स्वीकार किया। कृष्णकांत त्रिपाठी एक हस्ती सह लिखती यत् पाश्चात्य ग्रीक और आंग्ल भाषाओं में एलगरी के रूपक अलंकारमय होने से संस्कृत भाषा में इस प्रकार की विशिष्ट अभिव्यंजना की प्राचीनतम संज्ञा भी रूपक होने से और रूपक कथा में रूपकता के मूलाधार होने के कारण एलगरी के अर्थ के लिए हमने इस प्रबंध में रूपक कथा शब्द को स्वीकार किया है। इत्थम सह रूपक कथा इति नामं ददाति। श्री सुदर्शनाचार्य एलगोरिकल नाटकों को सीधे सीधे आध्यात्मिक नाटक ही कह डालते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रकार के नाटकों को, डॉक्टर नगेंद्र जी साहित्य हिंदी भाषा यहाँ आसीत् सः दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर अध्यक्ष आसीत्। तेन विश्वेश्वरस्य टीकायां भूमिकादिकं लिखित्वा बहु नाम प्राप्तमासीत्। तर्हि डॉक्टर नगेंद्र अत्र साधारणीकरणस्य डॉक्टर नगेन्द्रस्य मान्यता बहु उत्कृष्टा अस्ति। अतः एव डॉक्टर नगेंद्र इत्यस्य पुस्तकम् अपि पठनीयम्। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रकार के नाटकों को नाट्य रूपक की संज्ञा से अभिहित किया है। महोदय अत्र दत्तवती अस्ति, अतः पुनः एकवारं किञ्चित् खादामि। अधुना प्रसारयतु डॉक्टर बच्चन सिंह। ऐसा बच्चन सिंह का अपनी हिंदी साहित्य से बहु उत्कृष्ट विद्वान आदि। ऐसा जम्मू विश्वविद्यालय प्रोफेसर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अन्यापदेशिक नाटक भारतेंदु ने इस प्रकार के नाटकों को गौण नाटक की संज्ञा दी है। कुत्र कुत्र संदर्भ अस्ति तस्य उल्लेखः अत्र अस्ति। इस प्रकार हम पाते हैं कि एलगोरिकल नाटकों या प्रतीकात्मक नाटकों के लिए विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं जो किसी न किसी प्रकार से न्यूनाधिक रूप से एलगोरिकल अर्थ को व्यक्त करते हैं। ऊपरी वर्णित शब्दों में से कौन सा शब्द एलगोरिकल नाटकों के लिए होना चाहिए, इसके लिए विवाद में पड़ना हमारा अभिप्रेत नहीं है। अधिकांश विद्वानों ने इस प्रकार के नाटकों को प्रतीक या प्रतीकात्मक नाटक स्वीकार किया है, जिनसे मैं पूर्णतया सहमत। इत्थं शोधकार्ये इत्थमेव भवति। सर्वं दत्त्वा तदनन्तरं मम किं मतं, मम कः अभिप्रायः, तस्य प्रत्याशा। सर्वेषां समालोचना करणीया, परन्तु आवश्यकं नास्ति यत् सर्वेषां आलोचना भवेदेव, केवलं तेषाम् उल्लेखः अपि भवितुमर्हति। अधिकांश विद्वानों ने इस प्रकार के नाटकों को प्रतीक या प्रतीकात्मक नाटक स्वीकार किया है, जिनसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। आचार्य बलदेव उपाध्याय तो सीधे शब्दों में कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में एक नए प्रकार के रूपक उपलब्ध होते हैं
जिनमें श्रद्धा भक्ति आदि अमूर्त पदार्थों को नाटकीय पात्र बनाया गया। कहीं तो केवल अमूर्त पदार्थों को ही की ही मूर्त कल्पना उपलब्ध होती है और कहीं पर मूर्त अमूर्त दोनों का मिश्रण है। मूर्त अमूर्त स्पष्ट अवस्थे साधारण नाटकों के लक्षण से इनमें किसी प्रकार पार्थक्य नहीं मिलता, इसीलिए नाट्य के लक्षणकर्ताओं ने इसका पृथक वर्गीकरण नहीं किया। यहाँ इस प्रकार के नाटकों को हमने प्रतीक नाटक की संज्ञा दी है। इदम मम वाक्यम नास्ति, इदम बलदेव उपाध्यायस्य वाक्यम। यहाँ इस प्रकार के नाटकों को हमने प्रतीक नाटक की संज्ञा दी है क्योंकि इनके पात्र अमूर्त पदार्थों के प्रतीक मात्र होते हैं, उनकी भौतिक जगत में स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है। श्री वाचस्पति गैरोला भी इन्हें प्रतीक नाटक ही सिद्ध करते हुए लिखते हैं। संस्कृत में प्रतीकात्मक शैली के कुछ नाटकों एक अलग ही श्रेणी में रखा जा सकता है। इन प्रतीकात्मक शैली के नाटकों की आधारभूमि कालिदासोत्तर कवियों की रचनाओं में मिलती है, विशेषतया अश्वघोष कृत सारिपुत्र प्रकरण है। फिर भी उसका पूर्ण वह हमें कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय में दिखाई देता है। डॉक्टर रमेश गौतम ने भी इस प्रकार के नाटकों को प्रतीक नाटक ही मानते हुए कहा है। हिंदी में प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही है। संस्कृत का प्रबोध चंद्रोदय इसी का एक प्रतीक नाटक है। अत्र संदर्भे उल्लेखास्ति। इसी प्रकार से अन्य अनेक विद्वानों एवं इतिहासकारों ने इन विशिष्ट कोटि के नाटकों को प्रतीक नाटक की संज्ञा से ही वर्णित किया है। परंतु प्रतीक शब्द कितने बड़े अंश को व्याप्त करता है, यह जानना परम आवश्यक है। प्रतीक गागर में सागर की तरह एक ऐसा भाव है जो अपने अंदर अनेक भावों को छिपाए रखता है। जीवन के हर एक मोड़ पर हम प्रतीकों से साक्षात्कार करते ही हैं, चाहे वह शब्द हो, भाषा हो, धर्म या दर्शन हो अथवा जीवन का कोई अन्य क्षेत्र हो, हम प्रतीकों को अपने इर्द गिर्द अवश्य पाते हैं। इस जगत में जो ही जीवन आया तभी से किसी न किसी रूप में प्रतीक भी आया। जिस समय आदि मानव के पास शब्द नहीं रहे होंगे, उस समय उन्होंने ध्वनियों के प्रतीकों के द्वारा ही अपना कार्य संपादन किया होगा, ऐसा भाषा वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। बालका भाषा प्रवदन्ति, परंतु केनापि प्रकारेण संकेतद्वारा प्रतीकद्वारा ते स्वमनुगतं भावं प्रदर्शयन्ति। अतएव यावत् पर्यन्तं भाषा नासीत् तस्मिन् समये अपि तु जनाः परस्परं व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। सः व्यवहारः प्रतीकद्वारा एव भवति स्म इति मम प्रतिपादनम्। जिस समय आदि मानव के पास शब्द नहीं रहे होंगे या उस समय उन्होंने ध्वनियों के प्रतीकों के द्वारा ही अपना कार्य संपादन किया होगा, ऐसा भाषा वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। वे प्रतीक के रूप में अवतरित ध्वनियां ही वर्ण के रूप में उद्भूत हुई और धीरे धीरे शब्दों का निर्माण हुआ और उन्हीं शब्दों के माध्यम से भाषा का निर्माण हुआ। प्रतीकों के माध्यम से ही हम किसी भी अत्यधिक विस्तृत बात को कम से कम शब्दों में रखने में समर्थ होते हैं। प्रतीकों के द्वारा ही हम अपने शब्दों में एक सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रतीक के द्वारा हम स्थूल से स्थूल विषयों को भी बहुत सहज रीति से रख पाते हैं। कोई भी काव्यकार अपने मनोभावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने और उसमें सौंदर्य की उद्भावना करने के लिए प्रतीकों के आश्रय में जाता है। प्रतीक ही हमारे मन में किसी भाव को अति शीघ्र जागृत करने में समर्थ होते हैं। जिस काव्य में जितने ही प्रतीक होते हैं, वह काव्य उतना ही अधिक जीवंत और चिरस्थायी होता है। इसी बात को स्वीकार करते हुए अज्ञेय ने लिखा है, कोई भी स्वस्थ काव्य साहित्य नए प्रतीकों की सृष्टि करता है और जब वह वैसा करना बंद कर देता है तब वह जड़ हो जाता है। वह काव्य या साहित्य जड़ हो जाता है जब प्रतीकों
प्रतीके इत्थमेव। तो प्रतीक के अंतर्गत अप्रस्तुत अर्थ का ही प्राधान्य हो जाता है और यही इसकी विशिष्टता है। इसमें कथ्य से भी अधिक अभिव्यक्त करने की क्षमता रहती है। उसका तो बोध उसके द्वारा होता ही है, साथ ही उसके अतिरिक्त भी अन्य भावों का बोध होता है। प्रतीक को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्र शुक्लस्यापि प्रतीक विषय यह विचारः अस्ति, तस्य संग्रह मया कृतः। सः लिखति, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना झट मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती है। जैसे कमल माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत करता है, कुमुदनी शुभ्र हास की, चंद्र मृदुल आभा की, समुद्र प्राचुर्य विस्तार और गंभीरता की, पूरा में घुसल आकाश रहना है सूक्ष्मता और अनंतता की, रोज इसी है प्रकार सर्प से क्रूरता और कुटिलता का, अग्नि से तेज और क्रोध का, कोई बैठा वाणी से से हुआ वाणी फिर या तो विद्या का, चातक तो से बोलेंगे स्वार्थ प्रेम का संकेत मिलता है। अत्र बहूनां उदाहरणं दत्वा तेन प्रतिपादितम् अस्ति यत् प्रतीके किं किं भवति। केवलं दृश्यते, परन्तु दर्शनमात्रेण अस्माकं मनसि यः भावः आगच्छति, सः भावः कथम् आगच्छति, प्रतीकेनैव आगच्छति। इत्थं सः उक्तवान् अस्ति। प्रतीक के द्वारा ही हम किसी भाव का या वस्तुओं के रूप को जो अदृश्य या अगोचर रहता है उचित रूप से जान पाते हैं। इसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य कोश में प्रतीक के विषय में बतलाया गया है। हिंदी साहित्य कोश अस्य संदर्भं दत्तवान् अस्ति। प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य ब्रैकेट में है अथवा गोचर दृश्य अर्थात गोचर, गो का गो इत्यस्य कः कः अर्थः भवति? गो इत्यस्य पृथ्वी अपि भवति महोदय। पुनः अन्य गो पृथ्वी गाय गो इत्यस्य अर्थः इंद्रियम्, इंद्रिय इंद्रिय यत् अर्थात दर्शनम यत् भवति। गो इत्यस्य अर्थः वाणी अपि अस्ति, अन्य प्रकार गो इत्यस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तर्हि उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य अर्थात अगोचर या अप्रस्तुत विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है। अथवा कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर की समानुरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु का नाम प्रतीक है। भगीरथ मिश्र ने अपने काव्य शास्त्र में प्रतीक को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य एवं प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कहलाता है। अनेन प्रकारेण प्रतीक विषय कुत्र कुत्र किम अस्ति तस्य विवेचनम् अस्ति। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहाँ आसीत् कथयिष्यति? हिंदी विषय से उपन्यास नाटककारः कुतः आसीत् सः? उत्तर प्रदेशस्य आसीत्, परन्तु उत्तर प्रदेशे इलाहाबादस्य अर्थात् प्रयागराजस्य, अधुना तु प्रयागराजः अस्ति। अस्यैव महोदयस्य एका एव कन्या अस्ति, अधुनापि अस्ति सा प्रायः 10 वर्ष पूर्व पर्यन्तम् इलाहाबाद विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षा आसीत्।
रामकुमार वर्मा महोदयस्य केवलम् एका एव सन्ततिः आसीत्, परन्तु सा तत्र विभागाध्यक्षरूपेण आसीत्। मया सह बहुवारं मेलनमस्ति तस्याः। अस्तु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रतीक का संबंध शब्द शक्ति की ध्वनि शैली से है, अतः साहित्य में अर्थ की विपुलता के लिए प्रतीक सदैव प्रयुक्त होगा। जिस प्रकार मधु का एक बिंदु सहस्रों पुष्पों की सुगंधी एवं मकरंद का संश्लिष्ट रूप है, उसी भांति एक प्रतीक अनेकानेक मानव जगत और वस्तु जगत के कार्य व्यापारों का संकलन है। अतः साहित्य के इतिहास में मंत्र से लेकर आत्मबोध की अनेकानेक भावनाएं इसी प्रतीक द्वारा उद्बुद्ध हुई है। प्रतीक व्यष्टि में समष्टि का संपोषण है। हम ऐसा लिखते हैं। इस प्रकार से प्रतीक अप्रस्तुत भावों अधुना सर्वेषां मतं तत्त्वा मम कर सर्वत्रापि उपसंहार रूपेण स्वाभिमतस्य प्रकाशनं निश्चयेन भवेत्। शोध प्रबंधे इदं महत्वपूर्णं वस्तु भवति। केवलं सर्वेषां दत्तम् इदं न भवान् किं कथयति तत्र, तर्हि मम कः विचारः। इस प्रकार से प्रतीक अप्रस्तुत भावों, विचारों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने में समर्थ और कम शब्दों में सूक्ष्म अर्थों को व्यक्त करने की योग्यता रखता है। यह अनिश्चित वस्तुओं का निश्चित स्वरूप प्रदान करता है और कथ्य से भी अधिक व्यंजित करने की योग्यता को धारण करता है। कथ्यम यदस्ति ततोपि अधिकम किंचित तत्र ज्ञायते, कश्चित् अन्यः अर्थः अपि ततः ज्ञायते। इदमेव प्रतीकस्य वैशिष्ट्यं भवति। दृश्य द्वारा अदृश्य भावों एवं अर्थों को व्यक्त करने की क्षमता प्रतीक में निहित रहती है। तर्हि इत्थं मया अस्य विषयस्य उपसंहारः कृतः। प्रतीकस्य किं स्वरूपं भवति? अधुना प्रतीक योजना के कारण क्या? कारणं कार्यकारणं कारणं भवति तदा तु कार्यं भवति। परन्तु काव्येषु नाटकेषु प्रतीक योजना अस्ति, परन्तु प्रतीक योजनायाः कृते किं कारणमस्ति, कथं प्रतीक योजना तत्र आगच्छति, एतदर्थं तत्र कारणं किम्, अस्य अन्वेषणं मया अत्र कृतमस्ति। जब से मनुष्य ने विश्व सृष्टि के अंतर्गत इदं मम कार्यं यत् अस्ति तस्य निर्देशकः आसीत् मम शोधगुरवः आसन् प्रोफेसर अयोध्या प्रसाद सिंह महोदय। ते तु महान्तः विद्वांसः आसन्। वस्तुतः नाट्यशास्त्रस्य ते अतीव विशिष्टाः विद्वांसः आसन्। ते एव अस्य सिनॉप्सिस् इत्यस्य निर्माणं कृतवन्तः आसन्, शोधसारस्य निर्माणं कृतवान् आसीत्। एतदर्थम् अहं वक्तुम् इच्छामि, भवतः ज्ञानार्थमेव भविष्यति, यत् मम पितृचरणाः आसन्, तत्र पटना विश्वविद्यालयतः एमए कृतवन्तः आसन्। तस्मिन् समये डॉक्टर आई दत्त, डॉक्टर ईश्वरी दत्त महोदयः सः आसीत् तत्र संस्कृत विभागाध्यक्षः। सः कथयति स्म, तस्मिन् समये शोधस्य बहु प्रचलनं न जातम् आसीत्। शोधकार्यस्य द्वित्रा एव जनाः शोधकार्ये प्रवृत्ताः आसन्। सः कथयति स्म, यदि शीर्षकस्य निर्धारणम् अभवत्, शोधशीर्षकस्य, तदा चिन्तयतु यत् शोधकार्यस्य चतुर्थांशः पूर्णः। पुनश्च यदा सम्यक् रूपेण सिनॉप्सिस् शोधसारांशः जातः, तदा चिन्तयतु यत् पुनः चतुर्थांशः अभवत्। इत्थं
तेनैव शोध सारांश पर्यन्तम् एव अर्थं कार्यं पूर्णं जायते इति। अधुना किं भवति, तदनन्तरं किं करणीयं? तत्र तेषु अध्यायेषु के उपशीर्षकाः सन्ति, तान् उपशीर्षकान् स्वीकृत्य वयं लेखनं कुर्मः। यथा मम तत्र शोधकार्ये एते उपशीर्षकरूपेण आसन्, पुनः तेषाम् उपशीर्षकानां तत्र समन्वयं कृतमस्ति। अत्र एका घटना अस्ति, यस्याः विवेचनं कर्तुम् इच्छामि। मया एकं कार्यं कृतमस्ति। अत्र बेदिया जनजातिः अस्ति। तर्हि 10 जनाः चिताः अभवन्, ये 10 जनजातिषु कार्यं कृतवन्तः। पुस्तकलेखनम् आसीत्। तत्र शोधसाररूपेण अथवा तस्मिन् पुस्तके केन प्रकारेण किं किं प्रदेयम् इति, तदर्थम् एकः मानवशास्त्र विभागे आसीत् प्रोफेसर विजय शंकर उपाध्याय। सः बलदेव उपाध्यायस्य भ्रातृजा। अस्य पिता आसीत् वासुदेव उपाध्याय, यः एन्शियंट हिस्ट्री इत्यस्य पटना विश्वविद्यालये प्रोफेसर आसीत्। तस्यैव पुत्रः विजय शंकर उपाध्याय अत्र मानवशास्त्र विभागे आसीत्। वस्तुतः इदं कार्यं मानवशास्त्रिणामेव अस्ति, परन्तु केवलम् एकः अहमेव संस्कृतस्य आसम्, अन्ये 9 जनाः मानवशास्त्रस्य आसन्। तर्हि एषः परन्तु बहु उत्कृष्टः विद्वान् आसीत्, VS उपाध्याय महोदय। सः किं केन प्रकारेण लेखनं करणीयम् इति तत्र निर्णयः दत्तः आसीत्, पॉइंट्स् तेन दत्तम् आसीत्। मया किं कृतं, तत् आधारीकृत्यैव मया लिखितं। तर्हि एकस्मिन् दिवसे अत्रैव बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अधुना रामदयाल मुंडा ट्राइबल इंस्टीट्यूट इति अस्ति, मोराबादी मध्ये एव मम आवासपार्श्वे एव अस्ति। तत्र सम्पूर्णम् एकस्मिन् दिवसे मम तस्य प्रायः सम्पूर्णस्य वाचनम् अभवत्। तत्र सच्चिदानंद महोदयः तस्य अध्यक्षतायां, सच्चिदानंद महोदय तत्र समाज विज्ञानस्य बहु उत्कृष्टः विद्वान् बिहारस्य आसीत्, यः किञ्चित् कालपर्यन्तं रांची विश्वविद्यालये कुलपतिः अपि आसीत्। किमभवत्, मया तु तथैव लिखितम् आसीत्। अतः मम कार्यम् एकवारमेव कुत्रापि परिवर्तनं न जातम्। भाषा सम्यक् एव आसीदेव। तर्हि तत् पुस्तकं बहु उत्कृष्टं प्रकाशितमस्ति। 10 जनेषु मध्ये केवलं द्वयोः, एकः तु सः एव आसीत् विजयशंकर उपाध्याय, तस्य पुस्तकं मम पुस्तकं च द्वयोः केवलं भिन्न दिवसेषु सर्वेषाम् अभवत्। तर्हि केवलं द्वयोः एव पुस्तकयोः एकवारमेव ओके जातम्। 8 जनानां कृते तु वारं कस्यापि तु 12-13 गोष्ठी जाता, पुनः अत्र परिवर्तनं करोतु, अन्य परिवर्तनं करोतु इत्यादि। अधुना नाम कस्यापि न कथयिष्यामि। अधुना बृहत् पदेषु तेषु मध्ये सन्ति विराजमानाः। तर्हि इत्थं किं करणीयं? मया उक्तं यत् यदि शोधसारांशः सम्यक् जातः, तर्हि शोधसारांशे उपशीर्षकाः ये सन्ति तम् आधारीकृत्य भवान् शोधकार्यं करोतु, लिखतु। पुनश्च अत्रैव एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि यत् शोधशीर्षकेषु यस्य अध्यायस्य
विषये भवन्तः चिन्तयन्ति यत् इदं मत्कृते अधिकम् उपयुक्तमस्ति, स एव विषयः पूर्वं लेखनीयः, तस्यैव लेखनं पूर्वं करणीयम्। इत्थमेव सर्वेषां यदि लेखनं भविष्यति तदा समन्वयं तेषां भविष्यति। अस्तु, अत्रैव एकम् अन्यत् अपि वार्तां वक्तुम् इच्छामि। विजयशङ्कर उपाध्यायस्यैव एकः भ्रातृजः अस्ति, यः अधुना अस्माकं रांची विश्वविद्यालये परीक्षा नियन्त्रकः अस्ति। अद्य सः पुनः राज्यपालेन परीक्षा नियन्त्रकरूपेण तृतीयवारं नियुक्तः जातः अस्ति। सः अस्ति राजेश कुमारः लिखति, परन्तु अस्ति राजेश कुमार उपाध्यायः। बलदेव उपाध्यायस्य पौत्रः। अस्तु, तर्हि प्रतीक योजना के कारणे, प्रतीक योजनायाः किं कारणं भवति? जब से मनुष्य ने विश्व सृष्टि के अंतर्गत जगत नियंता की सर्वोत्कृष्ट रचना बनकर अपनी जीवन यात्रा का आरंभ किया, वह सृष्टि के अन्य उपकरणों अथवा रूपों में पृथक होकर भी उनके साथ अपने सहज संबंध को बिसरा नहीं पाया है। सृष्टि के अणु अणु के साथ उसका किसी न किसी प्रकार का दिव्य या भौतिक संबंध परिलक्षित किया जा सकता है। सृष्टि का संपूर्ण परिवेश मानव अस्तित्व को पूरे हुए हैं और पूरे हुए हैं, अर्थात समाये हुए हैं। भाषाया सौंदर्यं पश्यतु, हिंदी भाषाया वैशिष्ट्यमस्ति। प्रायः जनाः अस्य शब्दस्य प्रयोगं न कुर्वन्ति। मया लिखितमस्ति, सृष्टि के अणु अणु के साथ उसका किसी न किसी प्रकार का दिव्य भौतिक संबंध परिलक्षित किया जा सकता है। सृष्टि का संपूर्ण परिवेश मानव अस्तित्व को पूरे हुए हैं, अर्थात तत्र सन्निविष्ट रूपेण विद्यमानाः सन्ति, और मनुष्य चाह कर भी इस परिवेश की स्वयं अपने लिए आत्मीयता को तोड़ नहीं पाता है। यही उसके जीवन का विराट सत्य है, जो उसे बिंदु के रूप में भी सागर की महिमा प्रदान करता है। अपनी सभ्यता के दौर में जैसे जैसे मनुष्य कला एवं साहित्य की सर्जना की ओर अग्रसर हुआ, सृष्टि के अन्य रूपों में अपनी भावात्मक सत्ता को वह अधिकाधिक देखता चला गया। वैदिक साहित्य के पुरातन सूक्तों में भी उसकी इस रहस्यवादी विचारधारा के नमूने खोजे जा सकते हैं। उषा की वंदना का क्रम हो अथवा रुद्र या वरुण जैसे देवों की स्तुति का प्रसंग हो, सर्वत्र वैदिक ऋषि प्रकृति के नित्य परिवर्तनशील रंगों में अपने ही जीवन की मूर्तियों को खोजते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा करके कदाचित वे प्रकृति के साथ अपने सहज तादात्म्य की खोज करते हैं, जो निसर्गतः सिद्ध है। निसर्गतः मतलब स्वभावतः सिद्ध है, किंतु उनकी यह खोज शुरू में स्थूल के द्वारा स्थूल की खोज है, अर्थात अभी उनकी कल्पना अथवा सर्जनात्मक चेतना मानव जीवन के स्थूल यथार्थ से ऊपर उठी हुई नहीं प्रतीत होती है। केवल स्थूल रूपेण तस्य अन्वेषणं ते कुर्वन्ति। अस्तु, किंचित् शीघ्रतया वाचनं करोमि। सृष्टि की स्थूल सत्ता में मानव जीवन के भौतिक अस्तित्व के विविध पहलुओं की खोज मानव इतिहास में काफी समय तक होती रही। यह खोज स्थूल होकर भी रंगीन है और मनुष्य की शिक्षा सर्जितुम इच्छा से शिक्षा निर्माण करने की जो इच्छा होती है, सनंत प्रत्यय है, विवदिशा पठिसा जिज्ञासा इत्यादि शब्द इस तरह से होते हैं। तो शिक्षा की भावनाओं से ओतप्रोत है। प्रथमतः वह ब्रह्मांड के विराट स्वरूप में न केवल अपने अंग प्रत्यंग की छाया देखता है, प्रत्युत उसमें अपने जीवन के विविध कार्यकलापों के भी परिदर्शन करता है। वैदिक साहित्य के पुरातन सूक्तों में मानव हृदय के ऐसे उद्गारों को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, किंतु मानव की इस भाव यात्रा में एक ऐसी सीमा आती है जब वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता हुआ दिखता है। अधुना प्रतीक विषय किं भवति? स्थूलता स्थूलम स्थूलता सूक्ष्म इत्यस्य अन्वेषणम्। तर्हि स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता हुआ दिखता है। उसकी चिंता शक्ति उसके अस्तित्व के सत्य को विश्व सत्ता के विराट स्वरूप के साथ
प्रमाणित करती हुई प्रतीत होती है। इस प्रक्रिया में साहित्यिक एवं भावात्मक दृष्टि से विकासोन्मुख मानव की कई उपलब्धियां दृष्टिगत होती हैं। जैसे जैसे मनुष्य सृष्टि के रहस्यों की खोज में आगे बढ़ता है, उसे न केवल अपने अस्तित्व की लघिमा का बोध होता है, लघिमा मतलब मैं बहुत क्षुद्र हूँ, लघिमा का बोध होता है, होता जाता है, बल्कि उन रहस्यों को व्यक्त करने की शैली में भी नित्य नूतन भंगिमाएं दृष्टिगत होती है। अष्ट सिद्धयः भवन्ति अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य सिद्ध और विसिद्ध। तो ये लघिमा है। मनुष्य अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए जिन कलात्मक साधनों की खोज करता है तथा अपनी कलागत चेतना की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम को स्वीकार करता है, उसमें प्रतीकों की बड़ी भूमिका दिखाई देती है। प्रतीक स्वतः कुछ नहीं होते हैं, वे वस्तुतः मानव भावों से आरोपित ऐसे पदार्थ का बोध कराते हैं जो मानव जीवन के साथ अपना रहस्यात्मक संबंध रूपात्मकता के द्वारा सिद्ध करते हैं। अत्र ये विषया सन्ति विवेचिता हेतु मम मनसा एव अत्र आवश्यकता नास्ति संदर्भानाम्। इस प्रकार प्रत्येक प्रतीक अपनी भूमिका अपनी रूपात्मक सत्ता के द्वारा ही पूर्ण करता है। इस भूमिका में मानव भावों के साथ यह जितनी ही निकटता में खड़ा दिखाई देता है, उसकी उतनी ही बड़ी सिद्धि मानी जाती है। कबीर की रहस्यवादी चेतना में अथवा आधुनिक युग में कविंद्र रविंद्र के रहस्यपर गीतों में भी जिस भावानुभूति के दर्शन होते हैं, वहाँ प्रतीक योजना की यह कुशलता अपनी कलात्मक मार्मिकता के साथ द्रष्टव्य है। कबीरे अपनी प्रतीकानुसंधि। ऐसे कवि एवं साहित्यकार कला के क्षेत्र में प्रतीकों को एक नई ऊंचाई पर प्रतिष्ठापित कर देते हैं। इनके प्रतीकों में साहचर्य की सहज स्थिति के कारण न केवल उपमा मूलक वैशिष्ट्यों का निदर्शन हुआ है, प्रत्युत रूपकता की एक नई दिशा का उद्घाटन भी हुआ है। उपमा और रूपके मध्ये कः भेदः अस्ति सः अपि ध्यातव्यः। इस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति के विविध माध्यमों के द्वारा मनुष्य जितनी सूक्ष्मता के साथ अपनी पहचान कराने लगता है, प्रतीकों की अवतारणा उसके लिए उतनी ही सार्थक होती जाती है। वह केवल वही नहीं है जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, वह संपूर्ण है जो उसके जीवन को आविष्टित करता हुआ सर्वथा परिलक्षित होता है। अपनी कला के विविध माध्यमों के द्वारा इस सत्य को अधिकाधिक खोजता चला जाता है। वह चाह कर भी अपने को सृष्टि की अनंत पट्टभूमि से अलग नहीं रख सकता। रूपकता उसकी प्रकृति में है, उसकी अभिव्यक्ति की सहज प्रक्रिया में। रूपारोपात्तु रूपकम, रूपकम रूपस्य आरोप। संस्कृत के नाटककारों ने अवस्थानुकृतिम नाट्यम के सत्य को जिस समय पहचाना होगा, रूपक की अर्थ सिद्धि के लिए वे स्वतः ही प्रतीकों की ओर आकृष्ट हुए होंगे। रूपक इत्यस्य दश रूपकम, तत्र रूपक इत्यस्य यह उल्लेख अस्ति, तद विषय अपि अत्र अस्ति। रूपक एवं प्रतीक दोनों शब्द अलग अलग अर्थ रखते हुए भी अंततः एक दूसरे के भावों से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी पदार्थ को किसी भाव विशेष का प्रतीक मान लेते हैं, तो वस्तुतः हम उस भाव विशेष की रूपकता की सिद्धि ही उस प्रतीक विशेष के द्वारा करना चाहते हैं। इस प्रकार रूपक की परिकल्पना अपने अंतराल में प्रतीकों को स्वभावतः परिपुष्ट करती आई है। भारतीय नाट्य नटकर्म से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। नट अपनी विविध मुद्राओं के द्वारा, नट अर्थात अभिनेता, नट अपनी विविध मुद्राओं के द्वारा जिन भावों का अभिनय करते हैं, उनमें से प्रतीकों का अंतर्भाव दिखाई देता है। सात्विक भावेषु सात्विक अभिनयेषु अस्य वैशिष्ट्यं भवति। इस प्रकार चाहे काव्य रचना की प्रक्रिया हो, चाहे उस रूप प्रदान करने का आग्रह हो, सर्वत्र प्रतीक की अनिवार्यता हो जाती है। यह साहित्य का ही सत्य नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। साहित्य चूंकि जीवन का अन्वाख्यान होता है, वह इस सत्य को कतराकर कभी भी नहीं चल सकता है। अनेन प्रकारेण किम कारणमस्ति प्रतीक योजनायाः एतदर्थं मया अत्र उक्तमस्ति।
अधुना समयः समाप्तः अस्ति। एतस्मिन् विषये यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् पुनश्च यदि अग्रे श्रोतुम् इच्छन्ति भवन्तः तदा पुनः कथयिष्यन्ति, कथयिष्यामि। बहुषु धन्यवादः महोदय, बहु विस्तरेण भवान् प्रतिपादयति। बहुशः धन्यवादः। अहं अग्रे प्रयासं करोमि किञ्चित् लिखितुम्। अतीव सूक्ष्मविषयः अस्ति। पूर्वं बहु अध्ययनस्य आवश्यकता भवति। यदा अध्ययते मनसि सर्वे भावाः आगच्छन्ति तदा लेखनं करणीयं, तदा लेखनं चलिष्यति, अवनं करिष्यति। भवतु कोऽपि अन्यः किञ्चित्। जी महोदय, नमो नमः, रामाचल महोदय। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तले यदा वैखानसः हस्तम् उद्यम्य वदति राजन् आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः, तदा एकं चित्रम् आगच्छति मनसि। अस्य स्वरूपं प्रतीकरूपेण दातुं शक्यते किम्? एकं चित्रं मनसि आगच्छति कि मृगः आश्रमे अस्ति, राजनः प्रवेशं करोति। भिन्नः अस्ति। तत्र अस्माकं मनसि यः भावः आगच्छति स अलङ्काररूपेण वक्तुं शक्यते। तत्र किम् उच्यते, मानवीकरणं जायते। पुनश्च तत्र साक्षात् स्मरणे आगच्छति, सः भावः आगच्छति, सः भावः अस्ति। सः विषयः, सः एव विषयः पाश्चात्य जगति बिम्बविधान इति रूपेण उक्तमस्ति। तत्र यत् प्रश्नं करोति सः प्रश्नः वस्तुतः बिम्बविधानस्य अस्ति। बिम्ब इति किम्? इति छाया प्रतीयते यत् इदं दृश्यते, वस्तुतः दृश्यते नहीं। आमाम्। एकं दृश्यं कथयामि। अभिज्ञानशाकुन्तले ततः पूर्वं नहीं, तदनन्तरम् अस्ति किं यत् सः मृगः धावति, एषः धनुः तत्र सञ्चालनं कर्तुम् इच्छति। तत्र केन प्रकारेण स्वभावोक्तिद्वारा तत्र वर्णितम् अस्ति यत् पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम्। अहम् एकं लौकिकम् उदाहरणं ददामि। यदि भवतः पृष्ठोपरि मुष्टिका प्रहारं कर्तुम् इच्छति, भवान् किं करोति? इत्थं पृष्ठभागम् अग्रे करोति। येन किं भविष्यति? यदि सः मुष्टिप्रहारं करिष्यति तर्हि तु मुष्टिप्रहारेण परन्तु मानवस्य इदं दौर्बल्यम् अस्ति यत् सः इत्थं करिष्यति। तथैव तस्य प्रतिपादनं तत्र कृतमस्ति। अत्र किमस्ति? अत्र बिम्बविधानमेव अस्ति। सः यदा गच्छति सः कथयति न तु दूरे किञ्चित् न तु रथजवात्। समस्ति न? यत् रथ कारणात् किमपि यत् वस्तु अधुना दूरे आसीत् तत् अधुना निकटं पुनः तत् दूरम् अभवत्, पृष्ठतः गतं। तर्हि अत्र सर्वत्र किमस्ति? बिम्बविधानम्। न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। एतत् सर्वं यत् आगतमस्ति तद् बिम्बविधानं वर्तते। यदा उत्तराञ्चरिते अस्ति मुरला सीतायाः दृश्यम्। अत एव साहित्ये यदि वयं किञ्चित् अन्वेषणं कुर्मः तत्र किमस्ति तस्यापि प्रतिपादनं करणीयं भवति। अत एव
सरलं भवति नहि आम् आम् ये सरलता अस्ति परन्तु तत्र गूढरूपेण यदि वयं गच्छामः तत्र सारल्यं नास्ति तत्र समीचीनं साधनं करणीयम् श्रवणं बहुशः धन्यवादः तर्हि श्वः एषः एव विषयः अग्रे भविष्यति अथवा किञ्चित् भिन्नम्? भारती जी एषः विषयः भविष्यति यदि तर्हि सम्यक् भवति महोदय। भवतु हाँ एषः अपि विषयः तु नाट्यशास्त्र अन्यस्य जनस्य अपि मतस्य महत्त्वम् अस्ति न। सत्यं किम् अन्ये कथयिष्यन्ति यदि स्वीकरिष्यन्ति तर्हि भविष्यति न महोदय सत्यमस्ति भारती महोदया यथा उक्तवती अत्र पूर्वम् अस्य प्रतिपादनं भवेत् पुनः नायकस्य अनन्तरम् अग्रे तद्रूपं पठामः मधुलिका जी भवती किं कथयति? तस्याः नाम अस्ति भवतु तर्हि अद्य समापनं भवेत् आं महोदय पाठः भवेत् शान्तिमन्त्रं करोमि इदानीम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यः नमः नमो नमः महोदय नमो नमः महोदय। प्रणाम धन्यवाद। नमो नमः